सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। सबसे पहले मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, बोल न्यूज़ की जानिब से आप तमाम लोगों को, बोल टीवी के नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस बार का माह रमज़ान नाजरीन एक मुख्तलिफ फ़ज़ा में आया है। मुस्लिम उम्मा के लिए हरमैन शरीफैन और मसाजिद की वक्ती बंदिश के फ़ैसले तकलीफ दे ज़रूर हैं, मगर इस्लाम के अव्वलीन दौर के नज़ायर को सामने रखते हुए फतावा के मोतबर मराकिज़ की ताबीर व तशरीह और इस पर अजमा की कैफियत से ये भी वाज़े हो जाता है कि कुरान और सुन्नत हर दौर में पैदा होने वाले हर मसले के काबिल अमल हल की रहनुमाई के लिए काफ़ी है, मुकम्मल है। इस बार कोरोना वायरस की सूरत में सामने आने वाली आजमाइश में अपने मिजाजों में हमें ज़्यादा नरमी लाने की ज़रूरत है। दूसरों, खुसूसन अपने मातहत लोगों से ज़्यादा शफ़क़त करने की ज़रूरत है। वक्ती मुनाफे के लिए ज़रूरी अशिया मसनूई तौर पर महंगा करने से इज्तनाब करने की ज़रूरत है। माल की हविस से इज्तनाब करने की रविश पर चलने की ज़रूरत है और अपनी सोच और अमल को एक करने पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये तमाम अमल इंसानों, जिसमें आवाम भी आते हैं और हुक्मरान भी आते हैं, दोनों के लिए ज़रूरी है। दुनिया भर में नाज़रीन कोरोना वायरस की तादाद बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो हालात नहीं है, वायरस वैसा ख़तरनाक नहीं है जैसा चीन में आया है, जैसा इटली में आया, ब्ला ब्ला ब्ला, यानी जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन नाज़रीन हालात बता रहे हैं कि अब ख़तरे से कम की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह से केसेस की तादाद बढ़ रही है, एक छोटा सा एक ग्राफ आपके सामने खींचती हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाकई हालात अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बाहर हैं, कि क्या वाकई हालात ख़तरे की घंटी नहीं बजा रहे हैं। 26 फरवरी जब पहले 2 केसेस रिपोर्ट होते हैं, 10 मार्च तक केसेस की तादाद हो जाती है 16, अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे की कोई बात नहीं है। 20 मार्च केसेस की तादाद हो जाती है 454, अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे की कोई बात नहीं है। मार्च के अख्तिताम तक केसेस की तादाद हो जाती है 1961। अगर ये समझा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे की कोई बात नहीं है तो चलें मान लेते हैं 10 अप्रैल तक ये तादाद 4888 हो जाती है, परेशानी की बात है। 20 अप्रैल तादाद 8643 और आज यानी गुज़िश्ता 5 दिन के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद पाकिस्तान में 12,500 से ऊपर चली गई है। पिछला हफ्ता नाज़रीन हमारे लिए क़यामत खेज़ साबित हुआ है। खुदा न खास्ता अगर केसेस यूं ही बढ़ते रहे तो वज़ीर आज़म के मिड में 20,000 से ऊपर केसेस की पेशगोई खाकम बदहन मई के आगाज़ में ही दिखना शुरू हो जाएंगे। और इस पर हमारा सेहत का वल्लाह क्या निज़ाम है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन पर जोर दिया है। आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि अगर इस वबा के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से नहीं की जाती तो खुदा न खास्ता जुलाई के वस्त तक कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर सकती है। मिन हैसुल कौम हमारे लिए नाज़रीन ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इन अंदेशों को बालाए ताक रखते हुए हम मुकम्मल लॉकडाउन या फिर यूँ कह लीजिए कि मुकम्मल एहतियात करने के हक़ में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेती हूँ और आज की पहले टॉपिक की जानिब बढ़ जाती हूँ। पहली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि पिछला हफ्ता हमारे ऊपर कितना भारी था, कैसा था। छोटा सा मोन्टाज आपको दिखाती हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हफ्ते में ये सारे जो इस वबा से मुतासरा लोग हैं उनकी तादाद 2 गुना हो चुकी है और अब अगली सूरत हाल ये बनती नज़र आ रही है कि हमारे अस्पतालों की जो गुंजाइश या कैपेसिटी है वो जवाब देती नज़र आ रही है। हम इस तरह की जो चोर दरवाजे के साथ रात की तारीकी के अंदर मुआहदा हुआ है, हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं। यह हमारे साथ हाथ किया गया है। छोटे ताजिरों को कारोबार की इजाज़त दी जाए। हम महादाराई नहीं चाहते, लेकिन हम अपने हक़ के लिए हर तरह की जद्दोजहद करेंगे। जो सोच के आए थे उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। उनकी अपनी भतीजी से नहीं बन रही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी भतीजी कह रही है अब्बासी को, खाकान को बनाओ सदर। जरदारी बहुत समझदार आदमी है। आसफ जरदारी छठा पैरी बेड़ा है, वो घोंसलों में चले गए हुए हैं और उनको पता है कि ये वक्त जो है 1, 2, 3 महीने अभी सियासत के नहीं रहे। जो नाज़रीन, जैसा कि आगाज़ में मैंने आपको कहा कि पिछला एक हफ्ता पाकिस्तान पर बहुत भारी गुजरा है।
एक हफ्ते के दौरान कोरोना के 4000 केसेस सामने आए। जितने केसेस एक माह में रिकॉर्ड हो रहे थे, पिछले एक हफ्ते में रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या खान साहब के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं? मई के मिड तक केसेस 20,000 तक जा सकते हैं, खुदा ना खास्ता। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम ही ना बैठ जाए जो हमारे सामने है। शायद इसलिए लॉकडाउन में नरमी की डॉक्टर्स मुसलसल मुखालफत कर रहे हैं। 3 दिन से मुसलसल डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। लॉकडाउन का सख्त मजीद से सख्त तरीन मुतालबा कर रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाए। एक तरफ हालात को देखते हुए डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से मईशत का भट्टा बैठता जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, तनख्वाहें रोकी जा रही हैं। ऐसे हालात में सिंध हुकूमत क्या कर रही है या वफाक का फार्मूला क्या है, समझ से बालातर है। ताजरों का झुकाव वफाकी पॉलिसीज़ की तरफ नज़र आता है तो डॉक्टर्स सिंध हुकूमत की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर इफ्तिखार बरनी साहब ने इंकशाफ किया है कि कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों की गुंजाइश ख़त्म हो रही है। और नाज़रीन, ये वो इंकशाफ है, ये वो बात है जो पिछले हफ्ते हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले हफ्ते हम इस बात का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि अगर सिचुएशन यही रहती है और खुदा न खास्ता ये सिचुएशन खिंच जाती है, अब तो जुलाई तक बात हो रही है, अगर ये खुदा न खास्ता मज़ीद 1 साल तक खिंच जाती है तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा, अल्लाह ना करे। मेरे मुँह में खाक की बात करते हुए, स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान के माहौल के हिसाब से मुताबिकत नहीं रखता। लोग स्मार्ट लॉकडाउन की पाबंदी नहीं कर सकेंगे। सख्त लॉकडाउन मज़ीद 2 हफ्ते होना चाहिए। डॉक्टर इफ्तिखार बरनी कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के लिए ताजरों का हुकूमत पर दबाव है। ताजर तबके को चाहिए कि फ़िलहाल इस्तकामत से काम लें। उन्होंने कहा कि मसाजिद कोरोना वायरस मुंतकिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया बन रही है। ज़रूरत है कि मस्जिद में जाने के बजाय घर में नमाज अदा की जाए। क्या ताजर मज़ीद सब्र करने को तैयार हैं? क्या सिंध हुकूमत लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करेगी? क्या पंजाब में भी नमाज तरावी पर पाबंदी लगा दी जाएगी? इन सारे सवालों के जवाबात लेने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं। पाकिस्तान से उस्मान डार साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर फैसल महमूद मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद पराचा साहब चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद से मेरे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जमील पराचा साहब, और इसके साथ साथ शेख रुहेल असगर मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगी और आप तमाम लोगों की इजाज़त से मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब का कमेंट सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल किया जाए। डॉक्टर साहब, फैसल महमूद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि सिचुएशन जैसी हम बता रहे हैं, जैसी हमारे सामने है, सर इतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक है या इससे ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रही है? देखिए, केसेस तो बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ते रहेंगे, ये तो एक्सपेक्टेड था। ये जो लॉकडाउन है ये केसेस कम करने के लिए नहीं है, केसेस की रफ्तार जिससे बढ़ रहा है उसको आहिस्ता करने के लिए, और ये तो एक्सपेक्टेड है। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए, सुन रहे हैं हम आपकी बात। डॉक्टर साहब, सिचुएशन कुछ इस तरह की जो स्मार्ट लॉकडाउन की हम बात करें, क्योंकि दुनिया के दीगर ममालिक में, क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं वो तमाम लोग स्मार्ट लॉकडाउन की और फिर दीगर ममालिक के लॉकडाउन की मुमासलत से बात करते हैं, तो वहाँ पर और यहाँ के स्मार्ट लॉकडाउन में आप लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है नहीं कि इस पर अमल किया जा सके। मैं आगे आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। उस्मान डार साहब, जिस तरह का ग्राफ मैंने बताया है कि केसेस कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इमरान खान साहब आगाज़ में तो लॉकडाउन के हामी ही नहीं थे, फिर बहरहाल लॉकडाउन पर आए, फिर ये कहा जा रहा है कि ताजरों का दबाव है हुकूमत पर, इसकी वजह से ये लॉकडाउन में नरमी की बातें हो रही हैं। सर खुदा न खास्ता अगर इस लॉकडाउन में नरमी की वजह से केसेस की सूरत हाल इसी तरह बढ़ती रही तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? उस्मान डार साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोल नेटवर्क का हिस्सा बनने पे मुबारकबाद देता हूँ। आप पहले भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करती रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ भी कंटिन्यू करेंगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे हम TTQ की भी ऑप्शंस की तरफ देखा जा रहा है, ट्रैकिंग और टेस्टिंग एंड क्वारंटीन वाली जो पॉलिसी की तरफ जाने की है कोशिश कि अगर ये टेस्ट कामयाब रहते हैं तो तादाद बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ पिछले 2 माह में 26 फरवरी आप खुद कह रही हैं पहला कोरोना का केस सामने आता है,
अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। गुज़श्ता 2 माह में फेडरल हुकूमत ने यानी कि वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमतों ने कोरोना की रोकथाम के लिए जो काम किया, और यही वजह है कि आपके सामने 251 या 52 के करीब अमवात हैं। दूसरी तरफ दुनिया में आपके सामने किस तरह लोग अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। हम टेस्टिंग के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, जी टेस्टिंग कम हुई है, कोरोना के पेशेंट ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि अमवात का भी जो स्टेटिस्टिक्स है वो आपके सामने, और ये छुपाई नहीं जा सकती। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, और कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसी पैनिक आती है। बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अगर 12,000 केसेस हैं तो हमारे पास 192 के करीब डेथ टोल है। लेकिन उस्मान डार साहब, मसला ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन की जो आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन जिसको पाकिस्तान में लागू करने की या इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के अवाम का वो मिजाज नहीं है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन के साथ आगे बढ़ सकें और कोरोना के केसेस की रोकथाम या फिर इसके फैलाव की रोकथाम कर सकें। सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा, डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं। देखिए किरण, पाकिस्तान के जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पहले तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जिस बहादुरी से वो एज ए फ्रंट लाइनर मुकाबला कर रहे हैं। दूसरा, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज कोई हमें के आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, नरमी लेके आ रहे हैं। वो भी ये समझते हैं कि उन्हें मुआशत और कोरोना से लेके चलना है। असल जिस बात की जरूरत है वो बतौर मनहसल कौम हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मसाजिद पे बड़ी डिबेट हो रही है कि मसाजिद नहीं खोलनी चाहिए थी। देखिए, मसाजिद खोल दी गई, अब हमें तो अब उसके एसओपीज बने हैं कि सेज के लोगों को नमाज के लिए जाना है, कारपेट या क्लीन के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसको निकालना होगा। जो भी उनके सफाई वगैरह के एसओपीज दिए गए हैं उनको अगर हम जिम्मेदारी से पूरा करेंगे जैसे मगरब कर रहे हैं तो इंशाल्लाह तो हमें सामना नहीं होगा। डिबेट आज सिर्फ ये है कि क्या हम एक जिम्मेदार कौम हैं, क्या हम डिसिप्लिन कौम हैं, क्या हम लोग एसओपीज पे अमल सकते हैं। इस पे बात और डिबेट की जा रही है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी आज मुझे सुन रहे होंगे आपके प्रोग्राम से, तो अगर हमें वाकई ही कोरोना का मुकाबला करना है तो वो एहतियात से भी होगा। वो हमारे खाली मास्क एक पहन के और हम बस निकल जाते हैं, जी ठीक है में नजर आ रहे हैं, और बाद में हम कोई एहतियात नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। एसओपीज जिस इंडस्ट्री को मिले हैं, मसाजिद को मिले हैं, दुकानों को मिले हैं, तो हम कर नहीं रहे, तो हम कौम को भी खतरे में डाल रहे हैं, अपने अजीजों को, अपनी फैमिलीज को, अपने अहले इलाका को, सब खतरे में डाल रहे हैं। आज मैं सोचता हूँ हाईलाइट ये करनी जरूरत है कि हम सबको जिम्मेदारी मुजाहरा करना है कोरोना में। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। जिम्मेदारी का मुजाहरा हर किसी की जानिब से, वो चाहे अवाम हो चाहे हुक्मरान हो, जिम्मेदारी का मुजाहरा तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर यही होता है कि जब ऊपर वाले एहतियात करते हैं या ऊपर वाले जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं तो फिर सारे के सारे जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही मौजूद हैं आप मेरे जमील साहब की जानिब में आऊँगी। जमील साहब, मुझे ये बताइएगा कि पिछले कई सारे रोज से छोटे ताजरों की जानिब से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी बाकायदा। जब 15 दिन का लॉकडाउन का इख्तिताम हो रहा था उस वक्त भी वो बेचारे बड़े परेशान थे। फिर फाइनली जो बड़े ताजर हैं उनकी मीटिंग्स हुई, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फैसले सामने आए कि चलें जी एक एक दिन की इजाज़त दे दी जाती है। अब जो आप लोगों के मुआहदात हुए हैं सिंध गवर्नमेंट से, उससे अभी भी हमें छोटे ताजर जो हैं वो खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के साथ जो मामला तय पाए हैं, आप लोग मुतमईन हैं इससे? नहीं, हमारे साथ जो मामला तय पाए थे, हमने तो कहा था कि हमें पूरे कराची में जो लॉकडाउन के हवाले से 1 महीना 8 दिन आप हो चुके हैं बंद हुए, तो हमें जो है कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ हम कारोबार खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे सामने बात यह आई कि आप जो है पहले मरहले में जो है वो ऑनलाइन कारोबार शुरू करें। हमने उनसे कहा कि ऑनलाइन कारोबार से रिटेलर कैसे शुरू कर सकता है, जबकि रिटेलर जो है वो छोटा ताजिर है। होलसेलर्स तो ऑनलाइन कारोबार फिर भी कर सकते हैं लेकिन रिटेलर नहीं कर सकते, जिस पर हमसे कहा गया कि 3 से 4 दिन में इन साहब से मशावरत कर ये कारोबार की देंगे। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आई। एक तरफ ये लोग ने हमसे ये वादा किया ऑनलाइन कारोबार शुरू करने के लिए कहा और कहा 3 से 4 रोज में ये बात भी सामने आ जाएगी।
लेकिन अब कल जो बातें आई हैं सामने, वो 30 रमजान तक लॉकडाउन कर दिया गया है सिंध के अंदर, और लॉकडाउन में सख्ती कर दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि पूरे रमजान नहीं खुलेंगी। तो इस तरह से कैसे चलेगा आप बताएं? कि हम बता चुके हैं कराची के सिंध के तस्वीरों के पास बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, उनके घरों में भूख और अवताफ मौजूद है, वो अपने घरों से निकलेंगे क्या करेंगे मुझे पता है, कारोबार खोल लें इनकी के मुताबिक। जमील साहब क्योंकि आपकी आवाज़ में थोड़ा सा मसला हो रहा है, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ, और जितनी बात मैं आपकी समझ चुकी हूँ वो ये है कि 30 तारीख तक, जब 30 रमज़ान तक लॉकडाउन को प्रोलॉन्ग किया गया है, तो उसकी वजह से आप लोगों की परेशानियां मज़ीद बढ़ जाएंगी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर की जानिब से मज़ीद कहा जा रहा है कि इस लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया जा सके, डॉक्टर साहब से भी मैं मालूम करूँ कि शेख रोहेल असगर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, आपकी जानिब मैं आ सकती हूँ? शेख रोहेल असगर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रोहेल असगर साहब, ज़रा आप मुझे बताइएगा, डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं कि लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया जाए, सिंध गवर्नमेंट इस हक़ में दिखाई दे रही है कि सख्त लॉकडाउन किया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन की हामी है, हमें दिखाई देती है वफाक। आप बताइए, बहैसियत मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की क्या सोच रही है इस वक्त? किसकी पॉलिसी बेहतर दिखाई दे रही है आपको, वफाक की या फिर पंजाब की या फिर सिंध गवर्नमेंट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, बात असल पे ये है कि ये मैं सियासी जमात की तरफ से बात नहीं करूँगा। सियासी जमात की अपनी एक सोच होती है, उनकी अपना एक फिक्र होती है, असूल अपने होते हैं उनके। ये मैं आपको बहसियत, क्योंकि आपने मेरे नाम लिया तो मैं अपने नाम की वजह से आपसे कुछ गुजारिशात कर दूंगा। उसमें ना तो मैं वफाक पे तनकीद कर रहा हूँ, ना मैं सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और सूबे की बात कर रहा हूँ। ये एक बुनियादी बात है जो समझनी पड़ेगी हमें। देखिए, अब जैसे मैं आपकी बातें सुन रहा था, पहले तो मुझे नहीं पता आपने क्या उनसे किया और कौन साहब थे, तो मैं सुन नहीं पाया। इनकी बातें मैं सुन रहा था कि आपको असूली तौर पे आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। आपके मुल्क में ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, बड़ी किसी ने बड़ी खूब बात की थी। उन्होंने कहा बाहर निकलेंगे तो आपको वो आपकी जान लेगी, घर पे रहेंगे तो भूख आपको मार देगी। अब जब ये एटीट्यूड हो जाए या ये एक जहन में एक चीज हो, तो फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि वो किस तरह आप घर में रह सकते हैं, किस तरह आप अपने काम से जुड़े नहीं रह सकते। ये आप जो बात कर रही है ना, ये तो आप बात कर रही है ताजरों की, बड़े ताजरों की, दरमियाने ताजरों की, छोटे ताजरों की। तो ताजर होगा, उसने कुछ न कुछ बचा के रखा होगा अपने बुरे वक्त के लिए, महीना, 2 महीने, 3 महीने निकालने का। किसी में सख्त होगी, किसी में 6 महीने निकालने की सख्त होगी, किसी में साल। आप जरा दूसरी तरफ आ जाइए ना, जो एक ऐसा ताजर है जो सारा दिन आपकी गलियों में आवाजें मार के और अपना सामान बेच के जाता है, और रात को अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाता है। अब उसके पास तो ऐसा सरमाया नहीं है, जो अपनी रेहड़ी के ऊपर रखा हुआ सरमाया वो कितने दिन खा लेगा। अब जब ये सारी चीजें, ये सारे नखरे जो है ना वहाँ पे होते हैं जहाँ पे आपकी माशी तौर पे आप बहुत मुस्तकिम हो, हुकूमतें आपकी मदद जारी रखें और आपको ये कहें कि आप घर बैठे रहें, आपको खाने के लिए, आपको पहनने के लिए, आपको इस्तेमाल के लिए सब चीजें आपके घर पे आपको मैसर आ जाएंगी, फिर तो चल जाता है ना। इस तरह बातें कर। अब आप डॉक्टर्स की बात कर रही हैं, डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन में वो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, उनका नुक्ता नजर बिल्कुल दुरुस्त है। वो चूंकि प्रोफेशनल हैं, उनका एक सेहत के साथ एक ताल्लुक है, वो खुदा की शक्ल में आपके लिए एक रहमत बनते हैं, वो तो अपनी तौर पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स को ये भी देखना होगा कि उन लोगों को जिनको आप एड्रेस कर रहे हैं, उनमें कितने % लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख लेते हैं, जो अवेयरनेस रखते हैं, जो बात करते हैं। अब हमारे यहाँ 2 चीजें बहुत जरूरी हैं किरण। एक बात जरा ज़हन में रखें कि ये इस्लामिक स्टेट है, और जहाँ पे लोग दीन के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं भाई। वो एक है ना जो रात कब्र में वो बाहर रही हैं। बिल्कुल, ये सोच आप निकाल नहीं सकते लोगों से। रोहेल असगर साहब, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है ना सर। लेकिन आपने जो डॉक्टर से बात की है ना, डॉक्टर्स के हवाले से जो आपने बात की, मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी बात मुकम्मल करने से पहले उनका जवाब भी ले लूँ। तो डॉक्टर साहब साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, रोहेल असगर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अब यही मसला है कि एक तरफ भूख है, एक तरफ कोरोना है। लॉकडाउन में अगर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं भी किया जाता तो क्या कोई और हल है आपके पास, या इसके अलावा कोई और हल नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सब कुछ बंद कर दिया जाए?
सो देखिए, आपके लॉकडाउन जो है ये तो गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत होगी, मगर लॉकडाउन हो या ना हो, आपकी जो अपनी माशरती रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जिम्मेदारी है, वो तो जो तो चलती रहेगी ना। आपको घर से कम निकलना है, अपने बुजुर्गों को बचा के रखना है, वायरस घर नहीं लेके आना है। आप लॉकडाउन ताहयात तो कर नहीं सकते, और ये वायरस कहीं जा नहीं रहा है। ये वायरस जो है ये हमारे साथ महीना, 2, 3, 4, 5 महीना भी रहेगा, हो सकता है कभी भी ना जाए। ये जो इक़्तिदाम है ये तो आपको कभी ना कभी कंटिन्यू रखने हैं, जो आपको करने। लॉकडाउन इज वेरी शॉर्ट टर्म। लॉकडाउन से होता ये है कि हम लोग अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं, मगर लॉकडाउन आप पूरे वक्त तो नहीं रख सकते, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने बोला आपके दूसरे गेस्ट ने कि इससे डॉक्टर साहब मुझे आप कह रहे हैं कि 2, 3, 4 और शायद कभी भी ना जाए। तो वुहान की अगर मैं बात करती हूँ तो वुहान के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, जिंदगी दोबारा से बहाल हो गई है, तमाम लॉकडाउन सब खत्म हो चुका है। तो क्या आपकी नज़र में जिस तरह आप बात कर रहे हैं वुहान से भी नहीं गया है कि वायरस? देखिए, ये वायरस जो है ये आपके माहौल में तो होगा ना, एंड सबसे बड़ा जो सवाल ये है, एंड ये पूरी दुनिया वुहान की तरफ ही देख रही है कि ये जो लॉकडाउन उन्होंने खत्म किया है, इसके बाद क्या है, इनका सेकंड पीक आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि और दूसरी चीज ये कि लॉकडाउन की बुनियादी वजह ये नहीं है कि केसेस कम ना हो। लॉकडाउन की बुनियादी वजह ये होती है कि केसेस बहुत रैपिडली ना आए। अगर आपके 1000 लोग इन्फेक्ट होने, हम चाह रहे हैं कि ये 1000 लोग एक दिन में आपके हॉस्पिटल में ना आए, ये ओवर द नेक्स्ट 2 या 3 हफ्ते आपके पास आए, ताकि आपके हेल्थ सिस्टम में इसको एब्जॉर्ब कर सके, इनका ऐसे मरीजों का ख्याल रख सके। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। जमील पराचा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दोनों मेहमान पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल एंगल्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पिछले साल के अख्तिताम पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस ने खबरों में बड़ी जगह बनाई थी। इस ऑर्डिनेंस में जहां ताजिरों को रिलीफ और सहूलत दी गई थी, वहीं सरकारी इदारे के मुलाजमीन को भी सहूलत मिली कि उनके खिलाफ मुकदमात में नैब को अपने सबूत ज़रूर जमा करवाने होते। नैब ऑर्डिनेंस 2019 पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे। ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म होते ही तमाम निजी मामलात भी नैब की गिरफ्त में आ जाएंगे और गलत फैसलों को जो इख्तियारात के दायरे इख्तियार से निकाला गया था, ऐसे मुकदमात पर भी नैब गिरफ्त कर सकेगा। टैक्स के मामलात भी नैब की दस्तरस में होंगे। नैब इस बात के लिए आज़ाद होगी कि किसी के भी खिलाफ मुकदमा उसके पास पहुँचाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्योंकि उस्मान डार साहब मौजूद हैं। उस्मान डार साहब, आज नैब ऑर्डिनेंस सर ख़त्म हो जाएगा, क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? क्या होने जा रहा है सर नैब ऑर्डिनेंस के लिए? देखिए किरण, मुझे तो खैर ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि आज अगर मुद्दत खत्म हो रही है तो कल क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम जो हमारी एक नेक नीति से कोशिश रही और हम ऑर्डिनेंस की तरफ गए, चूँकि हम चाहते थे कि एहतसाब के अमल पे जो नैब के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी जिम्मेदारियाँ थीं, आपके एंटी करप्शन का महकमा एग्जिस्ट कर रहा था, FIA एग्जिस्ट कर रही थी, तो उस वक़्त जो स्टेप लिया गया वो बुनियादी तौर पे इसलिए लिया गया कि बहुत सारे और अदारे मौजूद हैं जो मेक श्योर कर सकते हैं मुल्क के अंदर करप्शन के मामलात को अकाउंटेबल कर सकते हैं, जैसे आप बता भी रही थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी ही मायूस कुन बात है कि 72 साल गुजरने के बाद भी आज पाकिस्तान में हम कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस सामने नहीं रख सके जिस पे अवाम बिलखसूस, जिस तरह आजकल आप देखते ही हैं कि नैब को कंट्रोवर्शियल किया जाता है, उसके फैसलों को कंट्रोवर्शियल किया जाता है कि हमें एतमाद हो। वक्त आ गया है, तमाम सियासी पार्टियों को पार्लियामेंट में बैठना होगा और किसी भी मुआशरे में अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम एग्जिस्ट करता है। नहीं है तो पाकिस्तान में नहीं है, और यही तासुर दिया जाता है कि नैब को आर्म ट्विस्टिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए शायद इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ये फैसला कर लिया है कि नैब ऑर्डिनेंस में तौसीक नहीं होगी। देखिए, मुझे ये इत्तलात नहीं है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, मैं गुज़श्ता 3-4 रोज़ से डिस्ट्रिक्ट शालकोट में
काम कर रहा था, यहाँ कोरोना के सिलसिले में जो मसाइल दरकार थे उन पे काम कर रहा था। लेकिन जो भी फैसला किया जाएगा, मैं आपको कौम को यकीन दिलाता हूँ कि लोगों ने हमें जिस चीज़ का वोट दिया वो अकाउंटेबिलिटी का था, ट्रांसपेरेंट सिस्टम का था, लोगों के टैक्स के पैसे की हिफाजत का था। जो भी हम कदम उठाएंगे आवाम के और बिलखसूस जो कमज़ोर तबका है हमारा, उसके वसी तर मफाद में उठाएंगे। यहाँ PMLN के नुमाइंदे मौजूद हैं, मैं समझता हूँ वो मेरे इस मौक़िफ़ की ज़रूर तारीफ और सपोर्ट करेंगे कि हमें किसी ऐसे निज़ाम की तरफ जाना होगा जिसके ऊपर आवाम का सर, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं है इस हवाले से, तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती थी कि फिर क्या इस मामले पर तमाम अपोजिशन के तमाम मेंबरान को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और फिर इस पर बात की जाएगी, लेकिन फिर कभी अगले प्रोग्राम्स में इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जितनी आपने बात की है, रुहेल अफजल साहब, आप अग्री करते हैं उस्मान डार साहब जो बात कर रहे हैं? मैं एक तो बात उनकी सुन नहीं पाया, लेकिन मैं ये बात कर दूँ करीम। पहली बात तो ये कि ये वैसे ही तरीका गलत था, ऑर्डिनेंस जो किया गया उसमें नहीं करना चाहिए था। असेंबली क्योंकि इंटैक्ट थी, आपको चाहिए ये था कि पूरी जुमला सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके उनकी मशावरत के साथ, उनके बहस और मुबाहिसे के बाद आप एक कानून मुतारफ करवा देते असेंबली के और असेंबली से उसको इंडोर्स करवा लेते, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर और आसान हल था। उससे किसी सियासी जमात को कोई बात करने की मतलब चंदा फिर जरूरत न रहती। लेकिन इसके बाद जैसे आप हमारी हैं कि आज वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो रहा है, और इस ऑर्डिनेंस से अगर मैं गलत नहीं कह रहा या मेरे ज़हन में है, तो मेरे ख्याल में नैब के तर्जुमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था इस ऑर्डिनेंस में भी। अब देखें ना, ये बड़ी अजीब सी एक जग हंसाई वाली बात हो जाएगी ना कि अगर आप इसको दोबारा रिफ्रेश नहीं करते या इसको दोबारा आप नहीं करते इस ऑर्डिनेंस को, तो फिर अब बहुत सारे दोस्त जिनको आपने बड़े मजमे के अंदर ये कहा था कि मेरे बहुत सारे दोस्त इस मजमे में बैठे हुए हैं, ये मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त इस मजमे में बैठे हुए हैं जो बहुत परेशान थे, लिहाजा मुझे ये करना पड़ा, तो इसका मतलब वो दोस्ती अब उनके साथ नहीं रही, तो इसलिए आप ऑर्डिनेंस में दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे जी। और नहीं होता तो फिर सवाल ये बनता है सर कि क्या फिर आप ताजरों को ये इजाज़त दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि फिर आप ताजरों को हिरासा करें। बहरहाल अब आगे भी बढ़ती हूँ। शेख साहब, आपसे मुझे आपसे मजीद भी बात करनी है। शेख रशीद साहब के हवाले से कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत खतरे में है। आपने सुना होगा ज़रूर उनकी ये बात। मैं वैसे एक माजरत चाहता हूँ, मैं बड़ी माजरत के साथ, मैं अव्वल तो किसी ऐसे शख्स की बात नहीं सुनता जिसका न सर हो न पैर हो, ना उसकी ज़ात हो ना उसका कुछ किरदार हो, तो मैं उस पर ज़रा थोड़ा ध्यान कम ही देता हूँ। लेकिन ये बात जो आप कर रही हैं, मैं आपकी बात को फॉलो करके, ये एक ज़ाती मामला है, एक सियासी जमात का अंदरूनी मामला है। किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो इस पर कोई बहस करे या इस पर कोई अपने कमेंट्स दे या इस पर अपनी आरा देने की कोशिश करे या ये साबित करेगा उससे ज़्यादा इन्फॉर्म आदमी कोई नहीं है। भाई हाँ, खुदा के बंदो, मैं तो हैरान हूँ कौन लोग इसकी बातें सुनते हैं, कौन लोग बातें सर। अब क्योंकि उन्होंने बात कर दी रुहेल साहब, क्योंकि उन्होंने बात कर दी है, अब ये एक सवाल तो बन गया ना, अब आवाम के जहनों में एक सवाल चल गया। तो क्या वाकई पार्टी के अंदर कोई इस तरह की डिस्कशन हो रही है? नहीं, देखें आप एक बात गौर से बात सुन ले मेरी। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा के देख लें, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, बहुत सारे गिले शिकवे आ रहे हैं जी। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा बिल्कुल आइसोलेशन में है, वो किसी से जिक्र खैर नहीं करती। एक आध दफ़ा गई हैं वो खान अब्बासी साहब को मिलने गई हैं और एक आध दफ़ा और गई हैं, उसके बाद तो उनका कोई ऐसा नहीं। खान अब्बासी साहब को मिलने इसलिए गए तो वो जेल से वापस आए थे, उनके साथ उनका एक तल्लुक है, न्याजमंदी है, आपस में एक तरह वास्ता पुराना, उसके लिए उनके पास गई। और उसके बाद वो मेरे ख्याल में शायद उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई इंदिया भी नहीं दिया गया, किसी किस्म का कोई इशारा नहीं दिया गया। और बात एक और बात, इस वक्त तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि सोशल इंसेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आप उसमें इतनी आइसोलेशन में है, आप इतने दूर में हैं कि आप, इसलिए एक प्रोसेस होता है ना, आप एक जनरल काउंसिल का इजलास बुलाते हैं अगर आपने की कैसी रद्द-बदल करनी है, कोई इस किस्म का है ही नहीं। शेख रुहेल असगर साहब, मैं आपके इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि अगला सवाल मैंने पूछा नहीं था और उसी सवाल का जवाब आपने, यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से आपने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान डार साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप दोनों मेहमान मेरे प्रोग्राम में साथ मौजूद। ब्रेक ले लेना है मुझे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिश पर एक ड्रामे का आगाज़ किया गया है पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, साथ रहिएगा।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, फिल्में बहुत देखी हैं मगर आज तक कोई ऐसा ड्रामा नहीं देखा जिसमें इस्लामी तहजीब, इखलास, इंसाफ, अदल, अखलाकियात, इत्तेहाद, मोहब्बत और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना, अपने नफ्स की नहीं बल्कि मालिक व मौला की रज़ा और उसके निज़ाम की खातिर ज़िंदगी गुजारना और फिर उस पर कमाल ये कि उसे ऐसा फिल्माना कि इसमें दौरे जदीद के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएँ, मैंने नहीं देखा। मैं बात कर रही हूँ तुर्की का मशहूर तरीन और दुनिया की सबसे बड़ी ड्रामा सीरियल उर्तुगल गाजी की, जिसकी पहली किस्त आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिदायत पर पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर की गई है। इस ड्रामे में 13वीं सदी में मुसलमानों की आलमी फतूहात को दिखाया गया। कुछ दिन पहले जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसे नशर करने का ऐलान किया था तो सोशल मीडिया पर चंद लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि ये ड्रामा दर हकीकत इमरान खान को नहीं बल्कि बुशरा बीबी को पसंद आया है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारती हैं, इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि ड्रामे को PTV पर नशर किया जाए। इसमें कितनी सच्चाई है इस पर भी मैं बात करूंगी, मगर अभी इस तारीखी ड्रामे के हवाले से मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। ये ड्रामा तुर्की के मारूफ फिल्म साज की जानिब से बनाया गया है और दिल उर्तुगल एक तिलिस्म कदा है जो माजी को हाल से जोड़ता है और मुस्तकबिल की तामीर करता है। ये वो आईना है नाज़रीन जिसमें माजी और हाल इकट्ठे एक साथ यकजा दिखाई देते हैं। ये उम्मत का वो ख्वाब है जो आज से ठीक 800 बरस पहले देखा गया। इस ड्रामे के 5 सीज़न हैं। पहले सीज़न से लेकर 5वें सीज़न तक कहानी, प्लॉट, किरदार, मुकालमे, प्रोडक्शन सब बेहतरीन, जानदार। आप एक दफ़ा ये ड्रामा ज़रूर देखिएगा, तो फिर इसे पूरा किए बगैर आप दम नहीं लेंगे। बहरहाल इसमें दिखाया जाने वाला कल्चर ज़रूर है ऐसा कि इसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर मुतमईन होकर देख सकते हैं। इस ड्रामे को इस्लामिक गेम ऑफ थ्रोन भी कहा गया है। मेरे ख्याल में इस्लामिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर गेम ऑफ थ्रोन मगरबी कल्चर और नज़रिए का नुमाइंदा है तो दिल उर्तुगल आज के दौर में इस्लामिक कल्चर और नज़रिए का नुमाइंदा है, जहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स में मगरबी तहजीब के औसाफ, बदकारी, फहाशी, उरियानियत, महरम रिश्तों की तबाही और इक़्तिदार के लिए बदतरीन जिद्दोजहद दिखाई गई है। 13वीं सदी ईस्वी में जब मुस्लिम दुनिया इंतशार का शिकार थी, खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ चुकी थी, मंगोल पे दर पे हमलों से मुस्लिम दुनिया को तख्त ताज को ताराज कर रहे थे, उसी दौर में काई कबीला जो बहुत से दूसरे तुर्क कबीलों की तरह एक खाना बदोश कबीला था, उर्तुगल ने सलीबों के साजिशों और मंगोलों के हमलों के ख़िलाफ़ न सिर्फ तुर्क कबीलों की एक लड़ाई लड़ी बल्कि एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जो आगे चलकर अजीम उस्मानी सल्तनत के नाम पर 700 साल तक दुनिया के नक्शे पर कायम रही, जिसने अरबो अजम के फिर से खिलाफत की वहदत तले इकट्ठा कर दिया और जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 3 बड़े आज़मों पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। अब आप ये सोचिए कि जब मैं आपको ये बता रही हूँ तो मेरा जोश और मेरा जज्बा कि ये इस्लाम की तारीख़ है, ये हमारी तारीख़ है जिस पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं, तो जब हम इसे देख रहे होंगे उस वक्त क्या सिलसिला होगा। इस ड्रामे में दिखाया गया कल्चर कदीम इस्लामी तुर्क कल्चर है, वो बहुत खूबसूरत है। उनके बहुत से रस्म व रिवाज देख कर दिल यही करता है कि काश हमारे यहाँ भी ऐसे ही रस्म व रिवाज हों। खुसूसन तुर्क ख़वातीन का माशरती किरदार बहुत जानदार और कुदरती दिखाया गया, जो आज के दौर में औरतों की आज़ादी और फेमिनिज़म का शाफ़ी इलाज है। मगर मेरा सवाल अब यहाँ पर यह है नाज़रीन कि क्या पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे बनना मुमकिन नहीं है? क्या हमारी तारीख़ ऐसे बहादुरों और इस्लामी तहजीब से भरी हुई नहीं है? तो क्या वजह है कि हम उर्तुगल जैसा शाहकार नहीं बना सके? अहलियत का मसला है, या फिर इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई, या फिर हमारे पास सही तारीख़ मौजूद नहीं है? क्या वजह है कि हम ऐसा काम नहीं कर सकें? इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती ज़ुबैर साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले खलीलुर रहमान कमर साहब, आपकी फील्ड है सर, आप ही इसी बात का बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं। इस ड्रामे के बारे में जो कुछ मैंने बताया, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत तारीख़ है, हम क्यों कोई ऐसा शाहकार बना सके? हम क्यों इस तरफ काम नहीं कर सके या नहीं करते? क्या मसला क्या है? क्या तारीख़ की कमी है हमारे पास, या फिर तवज्जो ही नहीं देते इस पर? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग दिस टाइम वाचिंग द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती ज़ुबैर साहब, नाइस टू सी यू विद मी देयर ऑन द पैनल। किरण नाज, मुझे ज़रा बताइएगा इससे पहले कि मैं जवाब दूं आपको
तुर्की की सरकारी ज़बान क्या है? तुर्की की सरकारी ज़बान तुर्की है। तुर्की की सरकारी ज़बान टर्किश है। हाँ। टर्किश है। तो उस खुशकिस्मत कौम के पास अपनी ज़बान मौजूद है और मेरी बदकिस्मत कौम के पास अपनी ज़बान मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ मैं शायद सालों से चीख रहा हूँ हर प्रोग्राम में कि हमसे हमारी ज़बान छीन ली गई है। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो सारा दिन अंग्रेज़ी पढ़ते हैं और काम उर्दू, पंजाबी में, सिंधी में, बलोची में, पश्तो में करते हैं। ये वो अलमिया है जो हमें जिसने हमें कहीं का नहीं रखा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हम उस वक्त तक संभल नहीं पाएंगे जब हम जिस्म की ग़ुलामी के साथ ज़बान की ग़ुलामी से भी आज़ाद नहीं हो जाएंगे। जिन कौमों ने तरक्कियाँ की हैं, जिन कौमों ने अपने कल्चर को अपनी मुट्ठी में थाम के रखा है, उन्होंने सबसे पहले अपनी ज़बान का एहतराम किया है। हम वो बदनसीब कौम हैं जिनको बहुत शौक़ है उस ज़बान के बोलने का जो हमारे कभी किसी काम नहीं आएगी। ये तो पहला काम। दूसरी बात, आपने अपने मुल्क में इतनी सिलेबस डाइवर्सिफिकेशन कर दी है, इतनी जहनी तफावत क्रिएट कर दी है कि हम ऐसे मौज़ूआत पर कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। कोई चैनल इतने पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैं शायद 10 सालों से वो लोग जो ये ड्रामा बना सकते थे उनको कह रहा हूँ कि भैया तुमने अभी मेरा तारीख़ के ऊपर कलम नहीं देखा। दिस इज़ हाई टाइम आई शुड राइट नाउ। इससे पहले कि मैं चला जाऊँ मुझे लिखने दीजिए। लेकिन वो वक्त नहीं आ रहा था। उस वक्त के लिए मैं भी तड़पा हूँ, वो भी तड़पे हैं, क्योंकि हमें कोई चैनल, मेरा एक सीरियल है जो 1935 का है, आई एम सॉरी हसन, खुदा की कसम सिर्फ वही एक बन जाता तो आज हम बहुत सारे मसाइल से, क्योंकि मेरे लोग, मेरी पब्लिक, दे एक्चुअली लर्न फ्रॉम देयर टेलीविज़न ड्रामास, उनको घिसे पिटे मौज़ूआत दिए गए। मैं ये बात भी 10 साल से कह रहा हूँ कि देयर इज़ सम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कि हमें गलत और घटिया मौज़ूआत में उलझा दिया गया है। हमें सास बहू के झगड़ों, हमें रेप्स इसमें डाल के उस पर्टिकुलर कॉर्नर पे धकेल दिया गया है जहाँ से हमारी वापसी में डेकेड्स लग जाएंगी। ये बात समझ नहीं आ रही थी। आज शुक्र है, मैं सलाम पेश करता हूँ तुर्की वालों को कि उन्होंने ये तमाचा मारा और वो जहाँ उनके मुंह पे लगा, जिनके लिए उन्होंने मारा, वो कहीं हमारे मुंह पर भी लगा है कि हमें शर्म आनी चाहिए। हमने अपने हीरोज़ किताबों में रख के मार दिए। दिस इज़ हाई टाइम कि वी शुड इंट्रोड्यूस देम टू आवर जनरेशन। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और हम सब कुछ कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वो रियासत के जिसे मदीना सानी कहा जाता है, वहाँ पर तो ये शायद इससे पहले हो जाना चाहिए था, जो तुर्क लोगों ने करके वाक़अतन चेहरे पर एक चमाट ही मारा है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, ये यकीनन फ़िल्में ड्रामे देखना शरीयत में इसकी ममानियत है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, हर शख्स ही फ़िल्मों ड्रामों में ही पड़ा हुआ है। इस वक्त की सिचुएशन आप देखिए, कोरोना की वजह से लोग घरों के अंदर क़ैद हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना गुजारते हैं वो टीवी के साथ, ड्रामों के साथ, फ़िल्मों के साथ। क्या मैं बड़े अदब के साथ, बड़े मोहतरम अंदाज में आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर इस तरह का कोई ड्रामा जहाँ पर शहादत को फ़ख्र दिखाया जाता हो, जहाँ पर दीन इस्लाम की सरबलंदी की बात की जाती हो, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अपना सब कुछ छोड़ देने की बात की जाती हो, क्या उलमाए कराम ऐसे ड्रामे देखने, जहन साजी के लिए, फ़िक्र साजी के लिए, क्या उलमाए कराम इस तरह के ड्रामे देखने की इजाज़त देंगे या इसकी भी ममानियत ही करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब की खिदमत में और आपकी खिदमत में सलाम। मैंने उनकी कोई गुफ्तगू नहीं सुनी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब ने क्या इरशाद फरमाया, तो मैं उनकी बात नहीं सुन सका। अलबत्ता जो आपने सवाल किया है पर्टिकुलर, मैं उस सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं कि औरतगल की जो तारीख़ है वो बड़ी वल है, इंतहाई उम्दा और ड्रामा नहीं देख
मुफ्ती ज़ुबैर साहब, ऑब्वियसली क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि आप तमाम लोग, हम ज़्यादातर लोगों को स्टूडियो में लेकर नहीं बैठ सकते, इसकी वजह से कुछ आवाज़ का भी मसला हो रहा है। अब आपकी आवाज़ मुझे सही आना शुरू हो गई, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। ज़ुबैर साहब, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। खलीलुर रहमान साहब, आपके जब हम ड्रामा देखते हैं तो आप कोई मुख्तलिफ ऐसा किरदार उठाते हैं, कुछ इस तरह की आप बात करते हैं जो वाक़तन किसी न किसी तरफ या तो सबक आमूज़ होती है या माशरे के किसी तरफ किरदार की निशानदेही कर रही होती है। और तुगल की जिस तरह से आपने ये पूरा का पूरा भी एक नक्शा खींचा है कि क्या किया है तुर्कों ने और क्या ये हमारे लिए भी क्या किस तरह की ये मिसाल रखता है। कुछ सोच रहे हैं आगे इस तरह का करने के लिए, जहन साजी के लिए, किरदार साजी के लिए? पहले तो मैं किरण तुम्हें करेक्ट कर लूँ, तुमने बड़ी बलबला अंगेज बातें की हैं, लेकिन एक बात तुमने ऐसी की है जो मेरे दिमाग को बोझल कर गई है कि ड्रामा देखना और बनाना जो है शरई तौर पर जायज़ नहीं है। प्लीज़ खुदा के वास्ते इस तरह के फतवे मत दीजिए। अगर ड्रामा देखना जायज़ नहीं है, फ़ोन भी इस्तेमाल कर। एक मिनट चुप सुन लीजिए ना, मैंने सुना आपको जी। अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे सुनिए। सेल फ़ोन इस्तेमाल करना, टीवी चैनल बनाना, वहाँ बुला के एंकर्स को इसके साथ झूठ बोलना, ये भी जायज़ नहीं है खुदा के वास्ते। और इस पर इज्तिहाद करना होगा कि क्या हमें वो चीज़ें दिखानी है। इसी तरह की बातें करके हमने अपने हीरोज़ जो है अपनी किताबों में छुपा के रखे हैं, और नतीजा क्या हुआ, आपके यहाँ एक सकाफ़ती यलगार हुई और इंडिया के सारे भगवान आपके बच्चों की ज़बान पर आ गए और आपके हीरोज़ कहीं दूर कोनों में दीवारों के ओट पे छुप गए। खुदा के वास्ते इस तरह की बात करते हुए ज़रा एहतियात फरमाइए। अब पूछिए मुझसे सवाल, मुझे इस बात पर तकलीफ़ हुई थी बहुत। चले मुफ्ती ज़ुबैर साहब, क्योंकि खलीलुर रहमान साहब आपने जो बात की, मैंने कोट किया था, मैंने उलमा कराम की ही बात को कोट किया था, तो फिर आपकी इस बात का जवाब, इस कोट को मतलब आप मुझे बुला के ये बताना चाह रही है कि मैं जो काम करता हूँ गैर शरई है? नहीं, मैंने इसीलिए खलीलुर रहमान साहब आपसे ये बात नहीं की, मुफ्ती साहब इस तरह की मुफ्तियाने कराम की बात करते हैं, इस वजह से मैंने उनकी बात, आपकी बात खलील रहमान कमर साहब, आपकी बात मोहतरम है, आप खुद भी हमारे लिए मोहतरम है, इसी वजह से आप मेरे साथ मौजूद हैं। खलील रहमान साहब, आपकी राय का भी एहतराम है, मुफ्तियाने कराम की राय का भी एहतराम है, उनसे उनकी राय पर बात कर रही हूँ, आपसे आपकी राय पर बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप कुछ इस तरह का सोच रहे हैं, मौज़ूआत के ऊपर उनके फतवे हो सकते हैं, वो काबिल कबूल है। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या आप अर्तुगरुल को देखते हुए कुछ सोच रहे हैं आगे करने के लिए? Of course मैं सोच रहा हूँ, and 3 days ago I have spoken to हुमायूं सईद and we have decided to do something like this, you know। मैं शायद ये बात उसको पिछले 12 साल से कह रहा हूँ, लेकिन हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। हमें इस तरह का ताना इसलिए नहीं दिया जा सकता कि हमारे पास सिर्फ वसाइल का प्रॉब्लम है, वरना हमारे पास बेहतरीन एक्टर मौजूद हैं, बेहतरीन डायरेक्टर मौजूद हैं और खलीलुर रहमान साहब आप इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, आप बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं, और ये पाकिस्तानियों के लिए आप खुशखबरी दे रहे हैं कि आप अगर इसके बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, ये पाकिस्तानी नाजरीन के लिए बहुत 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 बड़ी खबर है, बहुत खुशी की बात है जो आप ये इसको करने के लिए सोच रहे हैं। इस्लामी तारीख मैं कल से उसको लिखना शुरू कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त। मैं मुबारकबाद भी आपको पेश करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है आपकी ये बात सुन के। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी, मैं गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले तो मैंने ये अर्ज़ किया, मुझे नहीं मालूम पिछली जो गुफ्तगू मैंने शुरू की थी तो वो आवाज़ उसकी आई या नहीं आई, लेकिन सबसे पहले तो मैंने आपकी और खलीलुर रहमान कमर साहब की खिदमत में सलाम पेश किया। अब मैं अगली बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, मैंने ये ड्रामा नहीं देखा, अलबत्ता मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और इसी तारीख़ के तालिब इल्म होने के शौक़ में मैं बाकायदा डेमस्कस भी गया और 2007 के अंदर शाम का भी मैंने सफ़र किया। वहाँ खिलाफत उस्मानिया के जो आखिरी खलीफा थे सुल्तान अब्दुल हमीद, मैंने उनकी कब्र पर भी हाज़िरी दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीख़ का मैंने मुताला किया, स्टडी की, बड़ी वलवला अंगेज़ तारीख़ है, बड़ी जोशीली तारीख़ है, बड़ी उभार वाली तारीख़ है,
बड़ी आला, शानदार और उम्दा तारीख़ है और हम सब के लिए काबिल तक़लीद नमूना है। उसका तज़किरा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। नई नस्ल को उन हीरोज़ से मुतारफ़ कराना चाहिए। मैं मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब की इस बात से 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमारे हीरोज़ को छुपाया गया, हमारे हीरोज़ को दीवार से लगाया गया, उनके तज़किरे नहीं किए गए, रियासत की सतह पर उनके तस्करों की हौसला अफजाई नहीं की गई। ये हमारा जुर्म है, ये हमारा अलमिया है। आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हमारे इन इस्लामिक आला दर्जे के मुजाहिद हीरोज़ की पूरी तारीख़ होनी चाहिए थी, उसका तस्करा होना चाहिए था, बार बार होना चाहिए था। अड्डों में, स्टेशनों में, लाउंज के अंदर, गली कूचों में, बाज़ारों में, घर के ड्राइंग रूम्स के अंदर उनका तस्करा होना चाहिए था। मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो 2 बातें हैं और उन 2 बातों को मुझे उम्मीद है अगर कोई डिफरेंस ओपिनियन खलीलुर रहमान कमर साहब माफ कीजिएगा, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, मुझे मुख्तसरन बता दीजिए, देखना चाहिए उलमा की नज़र में इस वक्त ये ड्रामा या नहीं देखना चाहिए, ये बता दीजिए मुख्तसरन। मैं 2 बहुत मुख्तसर सी बात ये कहना चाहता हूँ। इसके कुछ मुस्बत पहलू हैं, कुछ मनफी पहलू हैं। जहाँ तक इसके मुस्बत पहलू हैं उनका आपने भी तस्करा किया, मोहतरम खलील साहब ने भी तस्करा किया, मैं भी उसका तस्करा कर रहा हूँ। काई कबीले का एक सरबरा, बकरियां चराने वाला, वो उठता है इस्लाम शरीयत दीन के लिए, कितनी बड़ी कुर्बानी देता है। इस कुर्बानी का तस्करा बार बार होना चाहिए। अलबत्ता इसका एक मनफी पहलू भी है और वो मनफी पहलू ये है कि देखें, हमें रिकॉर्ड को और कुरान और सुन्नत के अबदी अहकाम को मस्ख नहीं करना है। अगर नामहरम औरत से इश्क व मोहब्बत का मामला होगा, इन द लाइट ऑफ द कुरान और सुन्नत शरअन वो अलाउड नहीं है। इसी तरीके से औरत की बेपर्दगी का मामला शरअन वो अलाउड नहीं है। फिर हम रमज़ान के अंदर देखें, हमारा मुल्क बांझ नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब की सलाहियतों से इस्तेफादा किया जा सकता है। उलमा एक ज़माने में डिजिटल तस्वीर को हराम कहते थे, अब बाकायदा तहकीक करके डिजिटल कैमरे की तस्वीर को हराम नहीं कहा जाता। लिहाजा मैं ये समझता हूँ जो कुरान और सुन्नत की हुदूद और लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस को सामने रखते हुए अगर हम, हमारा मुल्क बांझ नहीं, 1857 की जंग आज़ादी पर भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसी तरह तहरीक पाकिस्तान पे कर सकते हैं, तहरीक खत्म नबूवत पे कर सकते हैं, जो शरई हुदूद है। प्लस आखिर में एक जुमला, रमज़ान तौबा, इस्तग़फ़ार, तिलावत, इबादत, हुकूकुल इबाद की अदायगी, मोहताजों की गमखारी, सब्र, तक़वे का महीना, लोगों की मदद और नुसरत का महीना है। रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर हमें बराह रास्त इबादत, नमाज, तिलावत बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, खलीलुर रहमान, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।